अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नई वीडियो के साथ एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं मोहम्मद असलम गॉड फार्मिंग पे। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम साहब। इनका ये गॉड फार्म है, ये मालिक हैं इस शेड के, इस फार्म के। इनसे आज बातचीत करेंगे गॉड फार्म की जो मुकम्मल तफसीलात के साथ, कैसा ये बिज़नेस है, किस तरह ये सेटअप स्टार्ट किया जा सकता है, कितनी इस पर इन्वेस्टमेंट करनी होती है और मिनिमम इस पे कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और करवा के 6 मंथ के बाद या सालाना या 3 मंथ के बाद जैसे भी इसका जो है वो प्रोसीजर है इनकम का, कैसे वो इनकम ली जा सकती है इस गॉड फार्मिंग से। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लें। शेड का मुकम्मल खर्चा कितना होता है, गॉड फार्मिंग किस तरह स्टार्ट की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है अंकल जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा फजल करम मालिक। अंकल जी सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि आप इस फील्ड में गॉड फार्मिंग में यानी बकरियों का जो एक बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आप कैसे आए, किस तरह आप मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट आपने की है और किस तरह आपने स्टार्ट लिया। नाज़रीन मेरे भाई, मेरे सारे फार्मर, मेरा पूरा पाकिस्तान, बकरी का पालना ऐन सुन्नत है अंबिया की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरियां रखा करें, इनमें बरकत है। ये बहुत प्यार करने वाला जानवर है। रिज़्क़ का मामला मेरे मालिक के सुपुर्द है, लेकिन नबियों की सुन्नत को फॉलो करना भी इंतहाई बायस बरकत है, दुनियावी लिहाज से भी और दीनी लिहाज से भी। इसमें दोनों काम एक साथ हैं। तो मेरे दिन में ये बचपन से शौक़ था कि मैं ड्राइविंग करता था लाहौर से कराची ट्रेलर की। तो रास्ते में सिंध तक बेशुमार नस्लें हैं बकरी की, सिंध तक बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बड़ी कीमती नस्लें हैं। तो जब उनके रेवड़ में देखता था तो मेरे दिल में ऐसे शौक़ होता था कि मैं भी बकरियां रखूं। मेरे अल्लाह पाक मुझे वसाइल दे कि मैं इनको रखूं, इनकी खिदमत करूं, इनसे मोहब्बत का कोई मामला करूं। बस वो खालिक़े कायनात ने मेरी सुन ली। फिर बच्चे मेरे पढ़ गए। एक बेटा मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, अनवारुल मुबीन, वो मिना में, मक्का में, मिना पैलेस में। तो उसको मेरे शौक़ का इल्म था कि मेरे वालिद साहब को ये बकरी के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा लगाव है, इसके पालने का बड़ा जुनून की हद तक शौक़ है। तो उस बच्चे ने ना मेरे इस शौक़ की तकमील की। फिर उसने मुझे ऑफ़र दी कि आप शौक़ पूरा करें, जिस तरह भी आप इमारत बनाएं। जगह हमारी अपनी अल्लाह की दी, अल्लाह का माल है। 8 कनाल जगह है यहाँ पे मेरी, गाजी के चक के रास्ते पे 600 फुट के फासले पे हमारा फार्म है। तो वहाँ पे फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन की इसकी। तो अंकल ने आपको बताया तफसील से कि किस तरह इन्होंने काम स्टार्ट किया, किस तरह इस फील्ड में आए, किस तरह गॉड फार्मिंग का इन्हें शौक़ हुआ और किस तरह इन्हें बकरियों की तमाम नस्लों का, बहुत यूनिक और प्यारी नस्लों का पता है। इसके बारे में भी हम वीडियो के आगे इंशाल्लाह इनसे बातचीत करेंगे, बकरियों की नस्लों के बारे में। बात को आगे बढ़ाते हैं। बकरियों का शेड या फार्म किस तरह तैयार किया जा सकता है, कितनी इसमें जो है वो जगह दरकार होती है और इसमें मलबा जो है वो किस तरह का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, कितने पैसे हों तो हम जो बकरियों का शेड डाल सकते हैं, ये फार्म तामीर कर सकते हैं। अपनी जगह के हवाले से भी बातचीत करेंगे, किराए की जगह के हवाले से भी बातचीत करेंगे। इस शेड की छत जो है वो कानों वगैरह की, या जिसे हम कहते हैं बांस कानों की छत होती है, वो भी होती है और पक्की छत भी होती है। इनसे ये भी बात जो है वो तफसील से पूछेंगे कि इन 2 छतों में या 2 तरह के जो शेड होते हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसमें ये होता है कि हवा का गुजरगा, शुमालन जनूबन हवा चलती है। फिर सेकंड टाइम की लाइट और छाँव और धूप का अंदर आना, ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। क्योंकि गोट फार्मिंग में सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि गोट फार्म आपका ड्राई रहे, उसमें मॉइस्चर ना आए, नमी ना आए। बिल्कुल नमी बकरी के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि इसको पसंद ही नहीं है, नमी पे ये बैठती नहीं है। जिस जगह नमी होगी ये बीमार होगी।
इसकी बिल्कुल हतमी कोशिश होती है कि इसकी सर्दी गर्मी में जगह जितनी भी हो उसको हमेशा खुश्क रखा जाए, सफाई पे पूरी तवज्जो दी जाए। उसके बाद ये अंदर 60 फुट का ये हमने इसका बनाया है लंबा शेड, 20 फुट इसकी चौड़ाई है। और छत जो है ना इसकी दो तरह की, एक तो टियर टाइल वो डालते हैं, या फिर हमने तो ये बांस लगाए हैं काने, लेकिन इसमें भी ये है कि ज़रा इसमें गर्मी कम आती है, हीट कम सक करती है। दूसरी लेंटर की छत या टाइल टियर वाली छत वो गर्मी ज़्यादा सक करके नीचे ज़्यादा हीट पैदा करती है। नीचे सोलंग अगर आपका शौक हो आप लगाएं। इसके अंदर जो आने वाला हमारा थोड़ा थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें यह है कि हम सर्दियों में इसके अंदर जिस जगह इन्होंने क़याम करना है उसके अंदर फट्टों के लकड़ी के बेड बनाएंगे, ताकि ये बेड के ऊपर बैठेगी ना, छोटे छोटे बेड होंगे जिस तरह पायलट होते हैं। तो उसमें इसका वजूद गर्म सर्दी में इसको जो चीज़ नुकसान देती है ना वो है थकावट। बीमारी नुकसान नहीं करती। जिस जगह ये खड़ी होके पेशाब करती है, जगह गीली हो जाती है, वो सर्दी की वजह से वो ड्राई नहीं होती, खुश्क नहीं होती, और वो बैठ नहीं सकती, पूरी रात खड़ी रहती है। 2 4 10 रातें वो खड़ी होगी, वो कमज़ोर होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं होगी। सर्दी में इसका नहायत ज़रूरी है कि इसकी नींद पूरी हो, तो उसके लिए वो अंदर बेड बनाए जाते हैं, उसके ऊपर जाए, अंदर आराम से बैठे, इसका जो भी नमी है सारी वो नीचे जाए, सुबह उसकी सफाई कर दें, उसको ड्राई कर लें। गर्मी में इसको ओपन जगह चाहिए, सर्दी में फिर इसको बाहर चाहिए धूप वाली जगह। तो वो हमने 55 फुट इनका आगे रखा है धूप वाली जगह का एरिया, और 20 फुट इनका कवर्ड है। अभी इंशाल्लाह 30 फुट का इनका कमरा वो मुकम्मल करेंगे, वो बेड वाला, जिसमें ये आराम के साथ अंदर बैठेंगे। और कोशिश होती है कि हम खुली रखें, इनको रस्सियाँ ना डालें। किस तरह ये शेड तमीर किया जाता है, गॉड फार्मिंग का जो शेड है या गॉड फार्म है, पक्का या कच्चा, दोनों की तफसील आपको अंकल ने बताई है। उसके बाद गर्मी के सीज़न के हवाले से अंकल ने आपको बताया कि किस तरह ये शेड का 20% जो है एरिया कवर किया है शेड के साथ, बाकी 60% जो ओपन एरिया है, बकरियां जो हैं वो खुली छोड़नी है, इनको जो रस्सी वगैरह नहीं डालनी। और सर्दियों के हवाले से इन्होंने बताया कि रूम में किस तरह लकड़ी के बेड जो है वो तैयार किए जाते हैं, ताकि उस पर ईज़ीली जो है वो बकरी बैठ सके, नमी से महफूज रह सके, क्योंकि नमी जब आएगी तो इनमें बीमारियां भी आएंगी और ये सुस्त भी जानवर हो जाएगा, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। वैसे भी इस जानवर को नमी ये पसंद नहीं है। कि इस कच्चे शेड का काने और बांस और ये गार्डर वगैरह जो इन्होंने डाले हैं, हम वीडियो के आगे इंशाल्लाह या एंड पे जो है वो सारा सिस्टम इनका दिखाएंगे किस तरह इन्होंने शेड डाला है। तो अंकल इस पे जो काने और बांस के और इसके साथ गार्डर जो इस्तेमाल हुए हैं, इस तरह की सारा मटेरियल जो है वो इस पे कितना खर्चा आता है, और उसके साथ थोड़ी सी तफसील बता दीजिएगा पक्के शेड के हवाले से भी। पक्के शेड के हवाले से हमने तो ये तकरीबन अभी इसको 8 महीने हो गए, क्योंकि आगे फिर हालात वाक़यात जैसे दुनिया के बने कोरोना के हवाले से, तो उस तरह कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है। उस वक्त हमारा जो इस पर टोटल कास्ट आई थी ना, ये तकरीबन 7.25 लाख रुपये आई थी, जिसमें हमने 75 फुट एरिया कवर किया है, 60 फुट का ये बरामदा बनाया है, साथ में एक स्टोर बनाया कमरा, और पानी का सिस्टम लगाया, क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं है, अभी लाइट दूर है, तो लाइट वगैरह का अरेंज किया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। मेन गेट है, तो अंदर इनके अपने बाड़े हैं बकरियों के, तो ये सारा मिल मिला के तकरीबन 8.25 लाख रुपये इस पर खर्च आया। लेकिन इसको कम पे भी किया जा सकता है, छोटे आप ज़्यादा उसकी बहुत बड़ी हवेली ना बनाएं, छोटी जगह से शुरू कर लें। अगर कोई छोटी जगह से शुरू करना चाहे तो मकसद तो है कि उसका जो तरीका है ना वो प्रॉपर हो, जगह जितनी भी हो, ज़्यादा हो या कम हो, जानवर जितने भी हो ज़्यादा हो, प्रोफेशनल तरीके से इनको रखें। जो माहिरीन जो पढ़ लिख के आगे गए हैं, जो माहिरीन बताते हैं, उनको जो हिदायत है उनको फॉलो करें, उसमें फ़ायदा है। जगह हो 10 मरले तो उसमें मिनिमम जो है वो छोटा सा शेड जो है वो कच्चा शेड, यानी कि काने और वांसों पे और गार्डरों पे मुश्तमिल शेड है, जो मिनिमम कितने में तैयार हो जाता है? ये तकरीबन अगर आप 10 मरले कवर करते हैं ना, तो इसमें एक आप अंदर सेट करें उनका बरामदा, जगह के लिहाज से ही उनका अपना स्टोर बनाएं, और आगे उनको जगह दें जितनी मैक्सिमम दे सकते हैं खुली। तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लाख रुपए में आपका जो मौजूदा वक्त के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक 4-5 लाख में आपका वो तकरीबन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो उनमें जानवर आपने डालने हैं वो आपकी अलहदा से, और जो ज़मीन है वो अलहदा है, वो ज़मीन की मालियत इसमें नहीं है। जो ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का खर्चा है वो तकरीबन इतना आ जाता है।
हमने जो है वो शेड तैयार कर लिया, सारा इंतज़ाम हो गया, हमने गॉड फार्मिंग के लिए जो सारा कुछ रेडी कर लिया। अब बकरियों के हवाले से ज़रा तफसील से बता दें कि कौन कौन सी नस्ल की जो है वो बकरियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी ब्रीड अच्छी है। यानी कि बच्चों के हिसाब से अगर एक बकरी जो है वो 2 बच्चे देती है एक सीज़न में, या उसका जो बर्थ रेट है एक सीज़न में 4 बच्चे होते हैं या 6 होते हैं, तो इस हवाले से ज़रा हमें बता दें कि किस तरह ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और किस तरह किस किस्म की बकरियां डालनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस इलाके में क़याम पज़ीर हैं, जो आपका एरिया है रिहाइश का, जिस जगह आपका गोट फार्म है, कोशिश आपकी 100% आप कोशिश करेंगे कि वहाँ की मकामी जो बकरी है वो आप उसका आगे मामला चलाएं, क्योंकि उसमें जो वहाँ का इन्वायरमेंट है ना, माहौल, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। वो माहौल में एडजस्ट है, यानी ठंडे इलाके की बकरी ठंडे इलाके में खुश रहेगी। सिंध की बकरी, सिंध से अगर आप बच्चे लाते हैं, सिंध में बहुत बहुत कीमती नस्लें 20-20, 30-30 लाख तक बकरी की कीमत है, लेकिन वो हमारे लिए बेकार इसलिए कि हम उसको वो माहौल प्रोवाइड कर ही नहीं सकते जो नेचुरल में वो पलती है। सबसे पहली बात ये होती है कि जिस एरिया में आपका सियालकोट में आपका गोट फार्म है तो वहाँ पे सियालकोटी बकरी है। यहाँ पे अगर फैसलाबाद में, मामू कांजन में, उकाड़ा में, साहिवाल में, ये पट्टी है, इसको सांदल बारम कहते हैं, इसमें बीतल है, बीतल जो बड़ी बकरी में। फिर बीतल में आगे एक नस्ल आ जाती है उसके कलर के हिसाब से, और थोड़ा सा उसमें नस्ल में भी तब्दीली है। नागरी उसको कहते हैं, बहुत अच्छी नस्ल है हमारे इलाके की। यहाँ सुर्ख रंग में आती है, हमारे पास ब्रीडर है, हम दिखाएंगे आपको नागरा ब्रीडर। तो अभी इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि हम वो इकट्ठी करें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी ये तो है देसी बकरी में, बीतल आ गई, नागरी आ गई, और काली डब्बी आ गई, काली आ गई, इस तरह की, यानी पीछे से बेस उसका बीतल है एक ही, उसके आगे कलर के हिसाब से और थोड़ा सा उसका जो जिस्मानी खदोखाल है उसके हिसाब से, दूध के हिसाब से आगे फिर 2-3 नस्लें बन जाती हैं। दूसरी नस्ल आ जाती है दोगली, इसमें क्रॉस होता है टैडी बकरी का और देसी बकरे का। यह टैडी बकरा हो गया, देसी बकरी, वो क्रॉस बन गई। ये दूध अच्छा देती है, बच्चे अच्छे देती है, लेकिन कद, इनका वजन और कद जो है वो देसी बकरी की निस्बत कम होता है, टैडी से ज़्यादा होता है। ये भी अच्छी नस्ल है। तीसरी चीज़ है टैडी, प्योर टैडी। तो टैडी का जो है मसला वो ये है कि टैडी को आप रखते हैं, साल में 2 फ्लाक बच्चों के आप ले सकते हैं। टैडी अगर 2 बच्चे देती तो उसके में दूध की जो कंडीशन है वो इतनी होती है कि उनको संभाल जाती है। अगर 2 से ज़्यादा देगी तो उनका बच्चों की जो डेथ रेट है वो बड़ा इसलिए जाएगा कि उन माँ के पास तो उनकी खुराक नहीं है, दूध कम है। तो फिर लोग या तो टैडी बहुत ही अच्छी नस्ल की सारी उसकी देखभाल करके रखें, किसी अच्छे फार्म हाउस से उसके ख़रीदें बच्चे जिनमें दूध ज़्यादा हो, क्योंकि जिस माँ के पास दूध नहीं है उसके बच्चे नहीं रहेंगे। अगर वो हो जाएंगे तो उनमें वो वज़न नहीं रहेगा, वो सेहत नहीं रहेगी। दूध इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा हो, उसके लिए बुनियादी खुराक है और ये ज़रूरी है। जिस बच्चे ने भी माँ का दूध नहीं ना पिया, वो जानवर में है या इंसान में है, उसमें जो बुनियादी कमज़ोरियाँ वो सारी उम्र रह जाएंगी, वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। तो जो देसी बकरियाँ ने, इसमें अल्लाह पाक ने ये खासियत रखी है, इसका वज़न ज़्यादा होता है, इसका कद ज़्यादा है, इसकी खूबसूरती ज़्यादा है। तो कोशिश करेंगे आप 4 रखें, 5 रखें, 10 रखें, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे 50 रखें, तो कोशिश करेंगे देसी बकरियाँ रखें। दोगली अच्छी हैं, दोगली भी सही, अच्छी नस्ल की दोगली भी बच्चे सही बना देती हैं, लेकिन उनका बकरों का जो जब सीज़न आता है ना सेल करने का, या बकरे हम उनके पालते हैं तो उनका वज़न जो है उस जगह पे नहीं पहुंचता जिस जगह पे देसी चले जाते हैं। तो मौजूदा ये जो हमारा एरिया है मामू कांजन का, इसमें जो ज़्यादा लोगों की तरजीह होती है वो देसी बकरों में। देसी बकरियाँ खूबसूरत भी होती हैं और इनका जो है वो आगे रिज़ल्ट अच्छा है। डेथ रेट जो है इनके बच्चों का बहुत कम होता है। बीमारियों के ख़िलाफ़ मजबूत दिफा है इनके वजूद में, जो अल्लाह पाक ने सिस्टम लगाया है। इस इलाके में जो डिज़ीज़ है ना, इस इलाके में जो बीमारियाँ, उनमें मुदाफ़ियत काफ़ी सारी मुदाफ़ियत रखती हैं, जिनको ये खुद सॉल्व करती हैं बग़ैर दवाई के। तो दूसरे इलाकों की बकरियां, ठंडे इलाके की हम ले आएंगे, जेलम गुजरात साइड के, वो यहाँ नहीं रहेंगी क्योंकि उनको ठंड दरकार है। सिंध वाली ले आएंगे, उनको खुश्की दरकार है क्योंकि सिंध में नमी नहीं होती, सिंध में खुश्क इलाका, वहाँ पे जो फीड है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते उनको, वहाँ का जो माहौल है वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो वो गर्मी निकाल लेंगी बड़ी खुश होकर, लेकिन सर्दी में वो एक्सपायर हो जाएगी, नहीं बचेंगी आपसे।
सर्दी में कोई तरीका नहीं कि आप उसको रख लें, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यानी अंकल ने तफसील के साथ बताया है बकरियों की नस्ल के बारे में, बकरियों की जो ब्रीड है इसके बारे में कि कौन सी बकरी अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बकरी कहाँ पे जो है वो ज़्यादा ग्रोथ करती है, ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से पल सकती है, उससे ज़्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। तो अंकल ये बताएं कि हमारे पास जो आपके पास बकरियां हैं जो किस नस्ल की हैं, ये जो है वो साल में कितनी बार जो है वो बच्चे देती हैं, और इनके बच्चे देने की औसत जो है वो कितनी है, 2 देती हैं एक सीज़न में या मतलब 3 बच्चे देती हैं? हमारा ना अभी इंशाल्लाह 7 महीने हुए हमने स्टार्ट लिया है तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, पहली कोशिश है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो प्योर देसी बकरी है ना हमारे इलाके की, बिल्कुल प्योर ब्रीड है, वो हम लेके आए ताकि उससे बीमारी के ख़िलाफ़ दिफा मजबूत हो, उसकी खुराक अच्छी हो, वो आगे में अच्छा रिज़ल्ट दे, आगे उसके जो बच्चे हैं उनकी कीमत अच्छी हो, और उसको आगे जो अगर बकरियां देती हैं तो उनकी आगे फिर बढ़ोतरी बेहतरी हो। तो सबसे पहले जो तरजीह है ना हमारी वो है मकामी यहाँ की, उसी के लिहाज से हम वर्किंग कर रहे हैं। और जब जो अब तक हमारे पास आई हैं ना वो भी तकरीबन उसी नस्ल से हैं, उनमें कोई थोड़ी बहुत तब्दीली ला रहे हैं जो आगे जल के बेहतर रिज़ल्ट नहीं दे रही, उनको हम फारिग करके उसकी जगह एक्सचेंज करके दूसरियाँ ला रहे हैं। और इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर अंदर हम सारी इसको कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा कि इनको सब की सब ना एक लाइन में, एक कद में, एक जिस्म में, एक नस्ल में आ जाएँ सारी। ये तकरीबन 2 की इनकी एवरेज है बच्चों की, 2 बच्चे। और अगर आप सही उनको फीड देते हैं ना पूरी तरीके से, फुल प्रोटीन वाली फीड, जिस तरह लूसन है 24% इसमें प्रोटीन है, जिसमें रोड ग्रास है उसमें भी अच्छी प्रोटीन है, फिर इसका ड्राई मैटर्स है, इसको वनडे है, पानी इनका माहौल, ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से इन पर केयर करते हैं ना, तो ये इनका तरीक़ाकार जो माहिरीन बताते हैं मुझे कि ये एक बार बच्चे देने के बाद 21 दिन के बाद दोबारा क्रॉस हो। उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 21 दिन के बाद इनको इतनी अच्छी तरीके से इनको संभालें कि 21 दिन के बाद दोबारा क्रॉस, और साल में ये 2 फ्लाक दें, आपको 2 बार बच्चे दें, 2-2, तो 4 बच्चे साल में इंशाल्लाह। डेथ रेट अगर आपका कम है, यानी उनमें आप काफ़ी कामयाब हो जाते हैं कि इनके बच्चों को जो इनका एक्सपायर होने का, मरने की रेशियो आप कम से कम करने में जितनी कामयाब होते जाएंगे ना, आप उतने अच्छे फार्मर बनते जाएंगे। तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर इधर बच्चे बकरियां हो जाती हैं। अल्लाह का इसमें, अल्लाह पाक इसमें इतनी बरकत डालता है कि बस बंदा सोचता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। बस आप खुलूस आपकी नीयत में हो और उनके साथ मोहब्बत करें, शफ़क़त से पेश आएँ और इनकी केयर करें, जितनी केयर करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कि जब बकरी लेनी है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी जो आपको मतलब पता चल सके ये कितनी देर बाद जो है वो क्रॉस पे आ जाएगी? बकरी की जो आपकी परचेज़ है ना, वो आप कोशिश करें कि आप साल से 1 साल 2 माह या 1.5 साल की बकरी, साल से ऊपर, यानी जो आपको यहाँ पे उसका जो संभालने का टाइम है वो दौरानिया कम से कम हो, और उसको आप आते ही जो मौसम के लिहाज से फीड है वो देनी शुरू कर दें और उसको क्रॉस करवाएं। क्रॉस के इसके 2 सीज़न होते हैं, एक फरवरी होता है, फरवरी से मार्च, एक होता है अक्टूबर से नवंबर। फरवरी से मार्च में जो बकरियां आप क्रॉस कराएंगे ना, उनमें बकरा छोड़ेंगे तो वो जनाब आपको बच्चे देंगी जाके गर्मी निकाल के, जब गर्मी का सीज़न निकल जाएगा वो बच्चे आपके आ जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। और जो अक्टूबर की क्रॉस है ना, वो बकरी आपकी मार्च अप्रैल में चली जाएगी। तो दोनों मौसम मुतदिल है, तो बच्चों के डेथ रेट बचाने के लिए ये बड़ा एक ज़रूरी फैक्टर है। ये दोनों मौसमों में आपके जो बच्चे हैं ना, वो शदीद गर्मी से भी बच सकें और शदीद सर्दी से भी बच सकें। अगर आप अभी क्रॉस करवा देते हैं मिसाल के तौर पे जून में, तो ये आपकी जो आगे ब्रीडिंग आएगी ये आएगी 12वें महीने में, दिसंबर में। और दिसंबर में सर्दी तकरीबन काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है, बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है या आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी की तरफ जा रही है। तो फिर सर्दी के दिनों में बच्चों को संभालना बड़ा मसला हो जाता है। और फिर आप दिसंबर में क्रॉस करवाते हैं तो वो आपकी ब्रीड आ जाएगी जून में, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि गर्मी के दिनों में इनको चिचड़ आ जाते हैं, पिस्सू आ जाते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इन पर अटैक करते हैं। गर्मी की हिद्दत है, उसके बुखार के, और ये 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें इनको परेशानी का बायस बनती हैं। तो कोशिश करें कि आपकी फरवरी में और एक ब्रीड आए अप्रैल में आपकी और दूसरी आपकी आए अक्टूबर में, नवंबर में, बल्कि अक्टूबर में आए, सितंबर अक्टूबर में।
ताकि वो सर्दी शुरू होने से पहले पहले अपने पैरों पे आ जाएं, वो मजबूत हो जाए थोड़े से। तो ये चंद चीज़ें हैं, इनमें आप ज़रा इनको अच्छी तरह केयर करें तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी कर दी इंशाल्लाह देगा। तो 1 से 1.5 साल की बकरी जो है वो परचेज़ करनी चाहिए। 1 से 1.5 साल की जो बकरी की कीमत क्या होती है मार्केट में? तकरीबन 18 से 20 हज़ार, 17, 16, 17, 18, 20 तक, यानी 16 से 20 कर ले तो ये अच्छा रेट है। इससे ज़्यादा फिर नस्ल के हिसाब से आप ऊपर जाएंगे, जो बहुत हाई प्रोफाइल नस्लें हैं उनके हिसाब से। बहरहाल मकामी जो मेरे इस एरिए में उनका जो रेट है ना, जो रखने वाली बकरी है, जो पट है, इसको हम पंजाबी में पट कहते हैं, जिसको आप आगे चला सकते हैं, जो पहली जिसकी ब्रीड आएगी, पहलड़ बकरी जिसको भी कहते हैं पंजाबी में, तो वो तो उसका तकरीबन रेट यही निकलता है, एवरेज रेट 16 से लेकर 20 हज़ार रुपये तक, तो वो बेहतरीन है। 1 से 1.5 साल की बकरी की जो कीमत है जो मिलेगी आपको, वो तकरीबन 16,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के दरमियान मिलेगी। अगर आप 10 बकरियां ऐसी परचेज़ करते हैं तो 1 साल में जो है वो उनसे 40 बच्चे ले सकते हैं। अब बात होती है शुरू यहाँ से सही बिज़नेस की, यहाँ से बिज़नेस का स्टार्ट शुरू होता है। 10 बकरियों से आप 35 से 40 जो है वो बच्चे लेते हैं। ये जो बिज़नेस है यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब ये इस बिज़नेस को आगे कैसे लेके चल सकते हैं, कैसे जो है वो इनकम आनी स्टार्ट हो सकती है? इसके बाद जब आपकी ब्रीड शुरू हो जाएगी ना, फिर बच्चों को आप संभालें, बच्चों को संभालें, उनकी माँ को संभालें, आगे आगे तोसी करें अपने काम की, उनकी मेडिसिन का, वैक्सीनेशन का ख्याल करें, उनकी खुराक का ख्याल करें। तो जब पहला फ्लाग आपका तैयार हो जाएगा, तो पहला फ्लाग आपका तैयार हो जाए और उसके बाद अगली ब्रीड आपकी आ चुकी होगी। पहला जब मुकम्मल हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा, जो बकरे हैं वो सेल के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर वो बकरी है, मादा है, तो वो आगे क्रॉस के लिए तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद आज जो पहली बकरियां आपने ली हैं 10, वो इंशाल्लाह अगले फ्लॉक के लिए, अगली ब्रीड के लिए तैयार होंगी। तो इस तरह फिर ये चेन बन जाती है। जब बिज़नेस चेन में आ जाता है तो फिर काम करने का मज़ा भी आता है, और फिर बंदे की जो यानी फोकस उस पर रखे, अपनी तवज्जो पूरी उस पर रखे। ये नहीं कि अब 10 बच्चे पैदा हो गए, 15 बच्चे अब काफ़ी हो गए मेरे में, बस ठीक है जी, इस तरह नहीं। मुकम्मल अपने आप को वर्किंग हालत में रखें हर वक्त। तो कोई भी काम है, आप उस पर पूरी तवज्जो देंगे, पूरा उसको टाइम देंगे, तो फिर जाके आपका वो कामयाबी की मंजिल है, उसको कोई नहीं रोक सकता अल्लाह पाक के फजल से। तो इसका तो ऐसे है कि जैसे हर वक्त इसकी बीमारियां, इसके जो है इसके नफ्सियाती, इसको समझें, हर वक्त समझने की कोशिश करेंगे इसकी क्या डिमांड है, क्या ये चाहती है, क्या इसकी ज़रूरियात है। तो इसमें बड़ा मज़ेदार काम है, यानी इसमें परेशानी नहीं है, बल्कि आपको जब शुरू करेंगे, शुरू में होगा ये, लेकिन बाद में जब इसमें आप अंदर चले जाएंगे ना गहराई में थोड़ा, तो आपको इतना इसका नशा होगा, इतना मज़ा होगा कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप बकरी रखिए, आप उसको छोड़ ही नहीं सकेंगे, इतनी इससे मोहब्बत हो जाती है बंदे को। तो फिर खुद ब खुद आपके जहन में उसकी भलाई की, उसकी अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ आता जाएगा, यार इसके लिए मैं ये कर लूँ, इसके लिए ये कर लूँ, इसके लिए ये कर लूँ। जब ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी बिल्कुल करीब है। तो फ़ी बकरी के हिसाब से या पर बकरी के हिसाब से जो इसका ख़र्चा है वो कितना है, और उसके बाद इनसे कितनी हम इनकम ले सकते हैं? इनकी फीड और इनकी मेडिसिन, ड्राई मैटर, वंडा, चारा वगैरह का टोटल जो कास्ट है ना, तकरीबन एवरेज जो बनती है वो 70 से 75 रुपये बनती है पर डे, एक दिन की। और वो आपकी तादाद पे आगे डिपेंड करता है, आपके पास टोटल कितनी है, तो वो आप उस पर उसको ज़रब तकसीम कर लेंगे, टोटल आपका ख़र्चा एक दिन में कितना आ गया, इतनी बकरियाँ। इसमें इसकी मेडिसिन आ जाती है, इसमें इसकी ड्राई मैटर, वंडा वगैरह आ जाता है, तूड़ी आ गई, भूसा आ गया, और ये आपका चारा आ गया, आपके मुलाजम की तनख्वाह आ गई, आपका ये सारी चीज़ें इसमें टोटल जो काउंट करते हैं, तो तकरीबन 70 से 75 रुपये एक दिन में एक बकरी पे इसका खर्च आता है। तो आगे फिर जो बकरे हैं उनको आप, जो आपकी ब्रीड आती है उसमें जो बकरियां हैं उनको आप संभालें, लहदा रखें, उनके साथ शामिल करें। पहले स्टार्ट में तो बच्चे लहदा करें, उसके बाद जब वो बड़े हो जाए, सेहतमंद हो जाए, तो उनको बकरियों में शामिल करें। और जो आपके बकरे हैं ना, वो उनको आप मौसम के और उम्र के लिहाज से उनको अख्ता करवाएं, खस्सी करवाएं, और उनको कुर्बानी के लिए तैयार करें। वो आपकी असल में जो है ना सही प्योर इनकम है, जो आपके फार्म की जो प्योर इनकम है वो बकरों की शक्ल में है। स्टार्ट में जो आपकी माली मुआवनत भी करेगी, आपके ख़र्चा भी उसमें अपना इस्तेमाल करें, अपने आप भी इस्तेमाल करें।
सारी तफसील बताई है हमने। जो सारा हिसाब रखा है वो 10 बकरियों के हिसाब से हमने सारी आपको तफसील बताई है। अंकल ने सारे मुकम्मल जो है वो उसका शेड का, बकरियों का खुराक का, जो उनकी जो देखभाल होती है सारा बताया। 10 बकरियों के हिसाब से आपको एक सीज़न में, एक साल में, और अगर अच्छी ब्रीड है यानी कि दो दो बच्चे देती हैं एक सीज़न में, तो साल में यानी कि 10 बकरियों से 30 से 40 जो बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। अगर उनमें जो मेल हैं, बकरे हैं, उनको अच्छे तरीके से देखभाल करके अगर इसका जो परसेंटेज निकाला जाए, अगर वो 50% बकरे होते हैं और 50% जो है वो बच्चों में से बकरियां होती हैं, वो बकरे आपको जो है वो अर्निंग देंगे साल के बाद। उनको अच्छे तरीके से देखभाल उनकी हो तो वो 30 से 35 हज़ार का एक बकरा सेल हो जाएगा। उसी हिसाब से आपके जो वो 20 बकरे होंगे वो 6 से 7 लाख रुपए में सेल होंगे। और जो वो बाकी बकरियां, जो बच्चे हैं, फीमेल बच्चे, वो बच जाएंगे। वो तकरीबन एक साल में अगली बकरियां जो है वो तैयार हो जाएंगी। वो भी जो है वो 15 से 20 हो सकती हैं, तो उनको जो है वो आगे क्रॉस हो जाएंगी। उस हिसाब से आप लगा लेंगे, अगर वो 20 हों और 10 बकरियां आपकी पहली हों तो उसके बाद आपके पास 30 बकरियां हो गई, और उन 30 बकरियों से आप 100 से 120 बच्चे जो है वो हासिल कर सकते हो अगले साल। हाँ जी। तो फिर जब अगले साल आपकी इनकम आएगी वो तकरीबन आपकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा होगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। तो अंकल लास्ट में पूछते हैं कि 10 बकरियों के लिए या 20 बकरियों के लिए जो है वो ब्रीडर किस तरह का होना चाहिए, जो नर है वो किस तरह का होना चाहिए? 20 बकरियों पे जो एवरेज है ना, जो माहिरीन बताते हैं, वो 20 बकरियों में हर 20 में एक ब्रीडर हो, ताकि उसकी जो तवानाई है ना वो बरकरार रहे। और उसको साथ साथ जब उसका ब्रीडिंग सीज़न आता है ना, तो उसके लिए एक मखसूस खुराक तैयार की जाती है, रोज़ाना के बेस पे उसको दी जाती है, ताकि उसकी जो स्पर्म की तादाद है वो पूरी रहे। और आगे वो जो बकरी है, मादा है, वो भी जब आपने क्रॉस करवानी है तो 15 दिन, कम बेश 15 दिन या 20 दिन पहले उसको उसी खुराक के ज़रिए उसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है, उसको तैयार करें मुकम्मल तौर पर ब्रीडिंग के लिए, ताकि उसकी भी जो हीट पे आने की उसकी रेशो है या उसके स्पर्म की एवरेज है वो बेहतर से बेहतर हो। उससे आपका जो आने वाला बच्चा है ना, उस पर उसके असरात अच्छे होंगे, वो उसकी सेहत बहुत अच्छी होगी। तो ब्रीडर की कोशिश करें कि आप उसी नस्ल में से ही लें जो आपके पास माल है। जो आपके पास बकरियां हैं, अगर बीतल हैं तो बीतल का ही ब्रीडर आप लें। ये ना हो कि आप टेडी बकरा लेके रख लें या कोई दोगला लेके रख लें, वो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी, वो प्योर ब्रीड नहीं बनेगी, फिर वो एक अजीब ही मामला बन जाएगा। वो आपको मतलूबा नताइज वो नहीं आप मिल सकेंगे। जो नस्ल आपके पास बकरियों की आप लेते हैं, मिसाल के तौर पे आप दोगली का शौक़ करते हैं तो दोगली का ही आप ब्रीडर लें। अगर टैडी का करते हैं तो टैडी का ब्रीडर लें, अगर देसी का है तो देसी का ही आप रखें। तो वो आगे जाके फिर उनको अगर मुख्तलिफ ब्रीडर मुख्तलिफ नस्लों में आप डालते हैं ना, तो उसकी बड़ी पेचीदगी बन जाती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टैडी बकरियां हैं तो आप देसी ब्रीडर लाते हैं कि इसमें से आगे नस्ल मैं तैयार कर लूँगा, तो वो नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि बकरी का जो इंटरनल सिस्टम है ना वो टैडी के हिसाब से, लेकिन बकरे का जो वजूद होता है वो बड़ा होता है। तो वो जब सोने पे आएगी ना, जब वो बच्चा देने पे आएगी तो वो नहीं हो, वो कामयाब नहीं हो सकेगी, वो एक्सपायर हो जाती है, बकरियां मर जाती हैं। तो जिस नस्ल की आपके पास बकरियां ना, आप कोशिश करेंगे उसी नस्ल का ही अच्छा ब्रीडर हो, खूबसूरत हो, उसका कद काट, उसकी लेंथ देखें, उसकी लंबाई, उसके चेहरा, उसका नकौड़ा, उसकी टांगें मजबूत हों, सारी चीज़ें उसमें काउंट करके खूबसूरत जानवर उसमें रखिए, उससे आगे बेहतर नताज मुहैया की जा सकते हैं। अंकल ने तफसील से बताया 20 बकरियों में किस तरह जो है वो एक ब्रीडर होता है, एक नर होता है एक अच्छी नस्ल का, और किस तरह जैसी नस्ल की बकरियां हैं उसी नस्ल का आपको ब्रीडर रखना पड़ता है, ब्रीडर रखना चाहिए। ये 10 बकरियों की बात हो रही थी तफसील से शुरू से जो है वो बिज़नेस के बारे में। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है स्टार्ट में तो आप 10 से 20 या 20 से 30 बकरियां रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड है। अगर 20 रखना चाहते हैं तो जो पहले ही साल जो 6 से 7 लाख रुपए हमने मुनाफा कहा है वो आपका 12 से 14 लाख रुपया बन सकता है। 30 रखते हैं तो 20 लाख तक आप पहले ही साल जा सकते हैं। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे बिजनेस आइडिया के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
चीज़ सिर्फ नागरे चलती देखो झालर इहदा जिहड़ा कलर है यह लाइन होएगी काली इहदे जिहड़े मोढे ने काले होणगे इहदे पैर काले होणगे थल्लों पेटी बाकी कलर नागरे दी निशानी खास नागरे दी सीना जिहड़ा ना सीना है इसे बकरे को बहुत त्रास हुई सारियां चीजें ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ